नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 17वीं बैठक आयोजित की गई। लंबे समय के बाद बोर्ड की बैठक न होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि बोर्ड की बैठक नियमित तौर पर समय से आयोजित की जाए। साथ ही कहा कि सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र पर काम करना है। तो वही उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में नया वर्क कल्चर लाए हैं। हमें राज्य में जनहित के उद्देश्य से कार्य संस्कृति में सुधार लाना है। देश में एक तरफ कांग्रेस लगातार ईडी की कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इन हालातों पर बोलते हुए उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। हमारी पार्टी का गठबंधन जो है शिवसेना से है। उनके घर में क्या हो रहा है ये देखना शिवसेना का दायित्व है, ये उद्धव ठाकरे जी देखेंगे। लेकिन हमारा गठबंधन जो है वो शिवसेना के साथ है। मतलब भाजपा का चेहरा दिखाई दे रहा है, असली चेहरा दिखाई दे रहा है। वो कहीं भी विरोध को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से शरद पवार ने भी कहा है कि सरकार तो स्मूथली चल रही है, आपका क्या मानना है? सरकार चलेगी, इसलिए चलेगी क्योंकि भाजपा भी सरकार नहीं बना सकती है। वो कुछ हलचल कर सकते हैं, कुछ लोगों को खरीद करके, कुछ खरीद फरोख्त करके, कुछ दूसरे तरीके से एक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर उनके मंसूबे पूरे होंगे नहीं। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरकार गिराने की साजिश की जा रही है, और वो साफ साफ दर्शाता है कि भाजपा बिल्कुल सत्ता की भूखी है। 500 दिन भी बुलाएंगे तो सत्याग्रही जो है उस डीएनए का बना हुआ है, सत्यमेव जयते की उस धारणा का बना हुआ है, जो धारणा जो है जिसका डीएनए देश की आज़ादी का है, जिसका डीएनए जो है आतंकवाद के खिलाफ सीना तान करके खड़ा होने का है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का डीएनए है, कोई कांग्रेस का डीएनए है। तो हमारे जो नेता हैं वो सत्यमेव जयते के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ऋषिकेश परमार्थ निकेतन में योग दिवस के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परमार्थ निकेतन के चिदानंद मुनि महाराज ने योग के बारे में लोगों को गहन जानकारी दी। लोगों से अपने जीवन में उतारने की भी अपील की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी परमार्थ निकेतन पहुंचे। मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। योग की अलग अलग क्रियाओं को करते हुए कई लोग प्रशिक्षु और योगाचार्य दिखाई दिए। उन्होंने अपने संबोधन में लोगों को स्वस्थ रहने के लिए लोगों को नियमित योग करने को कहा। स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने कहा कि प्रतिदिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करें। गंगा के पावन तट से जो योग गंगा प्रवाहित हुई है, इसके साथ साथ पर्यावरण की गंगा भी प्रवाहित होनी चाहिए। क्योंकि देखिए गंगा का जल था, सुंदरता थी, इतना अच्छा लगा। लेकिन अगर इसी तरह से हमारे पर्यावरण को बचा के रखना है, जल को बचा के रखना है, तो हमें पेड़ों को लगाना होगा, जल को शुद्ध रखना होगा और साथ ही साथ सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद करना होगा। इसलिए यहाँ पर कोई प्लास्टिक की बोतल नहीं थी, बल्कि तांबे की, पीतल की सारी बोतलें थी, ताकि लोग इसको यूज़ करें। स्टील की थर्मस थे। मैं चाहता हूँ कि गंगा के तट से जो शुरुआत हुई है, अब ये पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को छुए और ये जो दृश्य है पूरे विश्व को खींच कर यहाँ पर रहेगा। स्वामी जी, जिस तरह से योग नगरी कहा जाता है ऋषिकेश को, और यहाँ खासतौर से
तो किस तरह से इसको योग को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि देश विदेश से अब यात्री और जो योग के इच्छुक हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, पूरे विश्व से नागरिकों को खींचने के लिए एक ही बात है कि अपने ऋषिकेश को, अपने उत्तराखंड को स्वच्छ रखें, उसको प्रदूषण से मुक्त रखें। तो पक्का रखिए, सोचिए कि यहाँ की वायु, यहाँ का जल, यहाँ का वातावरण अगर शुद्ध रहेगा, पूरे विश्व के लोग खिंच कर आएंगे। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, संस्कार भी बढ़ेगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रामनगर और ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थानों पर विभिन्न संगठनों द्वारा योग शिविरों का आयोजन किया गया। आयोजन में लोगों को निरोग रहने की अपील की गई। आयुष विभाग द्वारा पीएनजी राजकीय महाविद्यालय में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भागीदारी करते हुए योग के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ बनाया। वहीं आयुष विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर हरीश चंद्र ने बताया कि उत्तराखंड में आयुष विभाग द्वारा 76 स्थानों पर यह शिविर लगाए गए हैं। योग शिविर का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत और सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत ने किया। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर MC पांडे, प्रोफेसर गिरीश चंद्र पंत समेत कई लोग मौजूद रहे। आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संदर्भ में इंगित किया था कि पूरे भारतवर्ष में नहीं, अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अब हम इसलिए कुछ 76 चयनित स्थानों पर ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने के लिए उत्तराखंड में सरकार द्वारा निर्धारित किया था समय को। इन स्थानों 76 स्थानों पर हम योग दिवस मना रहे हैं और जो भी आयुष विभाग की ओर से जो भी योग के संदर्भ में, वैकल्पिक चिकित्सा के संदर्भ में जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग ध्यान केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय 8वां योग दिवस के रूप में दिनेशपुर खुदीराम बोस स्टेडियम में भव्य तरीके से आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय खिलाड़ियों को योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान योग ध्यान केंद्र के प्रशिक्षक डॉक्टर रंजना दुबे ने कहा कि बीमारियों को दूर रखने के लिए दवाइयां कोई माध्यम नहीं है। योग से स्वस्थ और बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। इस दौरान नगर पंचायत सभासद हिमांशु सरकार ने कहा कि अगर जिंदगी में योग अपना लेना चाहिए तो नित्य सुबह योग करना चाहिए, जिससे शरीर में कोई भी बीमारी ना आए और स्वस्थ रहें। इस अंतर्राष्ट्रीय 8वें दिवस पे खुदीराम बोस स्टेडियम में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और योग तो अपने आप में अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इस कोविड-19 में सभी लोग ने देख लिया है। 2 साल ये कोविड-19 रहते हुए सब हर घर में योगी मनुष्य उपलब्ध आ गए हैं। तो योग तो हर जीवन में आना ही चाहिए। योग का बहुत वर्चस्व है, इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जुड़ना, एकीकृत होना। तो हम आत्मा रूपी परमात्मा से जुड़ते हैं और जुड़ने का नाम ही योग होता है। तो इस योग को हम आत्मा से परमात्मा को जोड़ते हैं और योग को अपने जीवन में लाते हैं। तो योग अगर हम लाएंगे तो परमात्मा का दर्शन होगा, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। हम जो क्रूरता की तरफ जा रहे हैं, अलग जा रहे हैं, अलग दिशाओं में भटक रहे हैं, वो अलग दिशाओं में ना भटक के हम एकाग्रित होकर अपने एक ध्यान को केंद्रित करके परमात्मा की तरफ, अपने शारीरिक की तरफ लगाएंगे। इससे हमारे शरीर को, हमारे समाज को। वास्तव में आज योग दिवस मनाया जा रहा है और मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, खाली 21 तारीख को आके सुबह 1 घंटा योग करने से ये एक दिवस सक्सेस नहीं होगा। आप डेली अगर तरीके से कम से कम 2 घंटा योग करेंगे तभी आपका योग करना सफल हो पाएगा। और मेरी पूरे क्षेत्र की जनता को ये अनुरोध है कि सुबह सब अपना अपना एक योग केंद्र बनाएं और वहाँ जाएं और जाके कम से कम 2 घंटा योग करें और स्वस्थ रहें। आज योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी अपने दिनेशपुर नगरवासी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और योग करने के लिए आज आए हैं। योग अपने जीवन में सबको करना चाहिए क्योंकि इससे अपने आंतरिक शारीरिक लाभ होता है।
इस विषय में सभी को ध्यान देना चाहिए और प्रत्येक दिन योग करना चाहिए। योग से हमें मानसिक तनाव इन सब का निदान होता है और योग से हमारा शारीरिक भी स्वस्थ रहते हैं और अपना जो है दवाई वगैरह की किसी को आवश्यकता नहीं है। तो योग हमारे जीवन में सभी को, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पौड़ी के इंडोर स्टेडियम में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग ने कार्यक्रम आयोजित करवाया। योग शिविर में भारी संख्या में स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी और नगर पालिका अध्यक्ष बेनाम ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र और शहर के विभिन्न स्कूलों से पहुंचे छात्र छात्राओं द्वारा भी भाग लिया गया। वहीं प्रशिक्षकों द्वारा योग से होने वाले फायदे भी मौजूद लोगों को बताए गए। इस मौके पर आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग, जिला क्रीड़ा विभाग, नेहरू युवा केंद्र समेत विभिन्न विभागों से पहुंचे कई अधिकारियों और कर्मचारी मौजूद रहे। जनपद में, हमारे जनपद में कुल 6 स्थानों में योग का पूर्वाभ्यास 15 तारीख से चल रहा है और आज भी जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसका भी पूरा योगाभ्यास आज जनपद के 6 चिन्हित स्थानों पर हो रहा है। हमारा आयुष विभाग जनपद पौड़ी में दिनांक 15 तारीख से ही योगा का पूर्वाभ्यास कर रहा है, जिसमें चिन्हित 6 स्थानों पर पहले से पूर्वाभ्यास का कार्यक्रम चल रहा है और आज दिनांक तक हमारे 1735 लोगों ने प्रतिभाग कर चुके हैं। और आज हमारा जनपद में इंडोर स्टेडियम में, श्रीनगर में मेडिकल कैंपस में, सतपुली इंटर कॉलेज में, सतपुली मंदिर परिसर में, TSG इंटर कॉलेज में और VNA रिसोर्ट माला में, और जो हमारा मेन इवेंट है वो परमार्थी कीर्तन में हो रहा है, जिसमें अभी लोग प्रतिभाग कर रहे हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सभी लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। क्या है वो भारत की ही देन है। आज पहले भारत के ऋषि मुनियों ने योग के जरिए अपने आप को जोड़ते थे, आत्मा को परमात्मा में जोड़ते थे और आज विश्व भी इसको योग के महत्व को पहचान रहा है और आज विश्व ही, भारत ही नहीं पूरा विश्व ही योग के प्रति अपना उत्साह व्यक्त कर रहा है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत ने माना है कि योग से ही तन और जनपद उधम सिंह नगर खटीमा के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न विभागों पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को प्रतिवर्ष पूरे विश्व में योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वहीं इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा मानवता के लिए योग थीम देकर मनाने के लिए प्रस्ताव किया गया था। इस दौरान योग गुरु विमलेश कुमार ने कहा कि योग को दिनचर्या में शामिल कर योग के महत्व को उन्होंने बताया है और लोगों को योग के प्रति जागरूक किया गया। आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो भारत सरकार आयुष मंत्रालय के द्वारा थीम थी मानवता के लिए योग, इस उपलक्ष्य में खटीमा में जगह जगह पर कार्यक्रम हुआ। रामलीला मैदान में भारत विकास परिषद की तरफ से, उसके बाद सिविल कोर्ट में जहाँ पर जज लोगों ने और वकील लोगों ने, सब लोगों ने योग किया। उसके बाद पुलिस कोतवाली में जहाँ पर क्षेत्राधिकारी और CO साहब और सभी पुलिस के जवानों ने योग अभ्यास किया। जैसे उसके बाद हमने तहसील परिसर में योगाभ्यास कराया, जहाँ पर तहसीलदार और सभी अधिवक्ता और सब लोगों ने योग किया। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जन जन तक योग के प्रचार प्रसार हो और लोग आदत बनाएं। तो आइए आज इस योग दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी संकल्प लेते हैं और विकल्प रहित संकल्प लेते हैं कि हम नित्य प्रतिदिन योग करेंगे और अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे समाज को हम स्वस्थ रखने की आज संकल्प लेते हैं। आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें और आप सभी निरोग रहें। दिव्यांग होने के बावजूद जनहित में कार्य करने वाले समाज सेवियों और देश का नाम रोशन करने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों के साथ कई उद्योगपतियों को हैप्पी इवेंट संस्थान की ओर से अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल पहुंचे। उन्होंने समाज सेवियों में जोश भरने वाले इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से जनहित में कार्य करने वालों के हौसले बुलंद होते हैं। आपको बता दें कि हैप्पी इवेंट संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रेमचंद्र अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान प्रेमचंद्र अग्रवाल ने उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए सरकार की योजनाएं और राज्य का माहौल उद्योगपतियों के अनुकूल बताया। उन्होंने कहा कि राज्य भले ही छोटा हो, लेकिन
यहाँ पर उद्योग लगाकर उद्योगपतियों को प्रार्थी फायदा होगा। राज्य के युवाओं को भी रोजगार का अवसर मिलेगा। जब आदमी काम करता है वो अपनी बड़ी मेहनत, अपनी लगन से, अपनी ईमानदारी से काम करता है, अनुशासन उसके साथ जुड़ा होता है और उसको जब वो मुकाम तक पहुंचता है तो उसको एक उम्मीद रहती है कोई आदमी उसको प्रोत्साहित करे, कोई उसको सम्मानित करे। आज इसी प्रकार का कार्यक्रम हमारे इस ऋषिकेश के पावन धरती पे हो रहा है और पूरे देश भर के अनेकों ऐसे लोग, बल्कि विदेशों से भी ऐसे अनेकों लोग हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत उत्कृष्ट कार्य किए हैं। तो उनको आज सम्मानित करने का ये समय हमारे पास था तो हम लोगों ने किया और हमारे यहाँ जो पूजा जी हैं, पूजा गुप्ता जी, उन्होंने इस इवेंट को जोड़ने का काम किया। मैं इनको धन्यवाद दे रहा हूँ और तमाम उन लोगों को बधाई दे रहा हूँ जिनको आज पुरस्कृत किया गया। साथ में मैं कहना चाहूँगा कि पुरस्कृत होना एक बड़ी बात नहीं है। पुरस्कृत होने के बाद आदमी के अंदर जो उत्साह आता है और साथ में अन्य लोगों को जो प्रेरणा मिलती है तो ये वो काम भी करता है। इसलिए मेरे तमाम जो यहाँ पुरस्कृत अपने, चाहे बिजनेस के लोग होंगे चाहे अन्य लोग होंगे, अनेकों ऐसे प्रतिभावान लोग थे जिनको भी यहाँ सम्मानित किया। मैं सबको का जो टैलेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा टैलेंट है, यहाँ पे दिव्यांग बच्चे भी हैं। इस बार जो मेरा मेन फोकस था, हमने उत्तराखंड के जो दिव्यांग बच्चे हैं जिन्होंने नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे मेडल्स जीते हैं और अपने देश का नाम रोशन किया है, अपने स्टेट का नाम रोशन किया है, तो उनके लिए ना हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि उनको हम कोई सम्मानित कर सकें। तो प्रेमचंद जी की वो जब आए तो उनका हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने वो सब चीज़ें हमारे साथ मिलके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो ये किस व्यापारियों की तरफ से या उद्योगपतियों की ओर से कहाँ से कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है और क्या क्या रहा आज के कार्यक्रम में? देखिए, हमारे साथ क्या होता है कि हम जितने भी जो भी हमारी एनजीओ है, हम लोग इनके साथ जुड़ के कोई अच्छा सा, जैसे कि अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव करवा रहे हैं, तो उसमें जो भी हमारे सपोर्ट पार्टनर्स होते हैं, जैसे सतमोला ग्रुप है, प्राइमा ग्रुप है, नवरत्न अग्रवाल जी हैं, बीकानेर ग्रुप है और बाकी GTCI हैं, तो इन सबके सपोर्ट से ना हम इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। कितने प्रतिभाएं अभी आज यहाँ पे सम्मानित? हमारे यहाँ पे 60 टोटल 60 थे, जिसमें यंग अचीवर जो बच्चे, नए बच्चे हैं, वो हमारे पास मुश्किल मतलब टोटल हमारे 20 थे उसके, और बाकी हमने 30 to 40 हमने बिजनेस एक्सीलेंस में दिए थे। कुछ उद्योगपतियों को भी हाँ, अवार्ड दिए गए हैं? वही उद्योगपति, मतलब बिजनेस एक्सीलेंस हमने उद्योगपतियों को ही दिया है। उत्तराखंड से हैं या बाहर से भी? उत्तराखंड के भी हैं और दिल्ली से भी हैं। अच्छा, तो इस प्रकार के कार्यक्रम का फ्यूचर में और क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम हर जगह, मतलब यहाँ पे तो हम जैसे रेगुलर लास्ट ईयर भी मैंने किया था ये, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, तो इस बार भी मुझे इतना प्यार मिला यहाँ पे कि उन्होंने बोला कि नहीं चलो अब करो। डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी वेन्यू दी है हमें प्रमोट करने के लिए भी, हम कर रहे हैं इसमें। तो ये है कि आगे आने वाले टाइम पर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अलग अलग स्टेट्स पर भी जाके इस तरह के कार्य। भले ही देश की तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर अग्निपथ योजना को लागू करने को लेकर स्थिति साफ कर दी है, लेकिन अभी तक देश भर में युवाओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। युवा पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल करने और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करने पर डटे हुए हैं। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में परिवर्तनकामी छात्र संगठन के बैनर तले युवाओं ने अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान बीते दिनों हल्द्वानी में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज और 400 युवाओं पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की निंदा की गई। इसमें अग्निपथ योजना को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, हम छात्रों की मांग को लेकर के यहाँ पर धरने में बैठे हैं कि हम कह रहे हैं कि जो छात्र लगातार अग्निपथ का जो विरोध कर रहे हैं वो सोच समझ करके इस बात का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन इससे तबाह बर्बाद हो जाना, क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस में सीधे सीधे योजना के तहत रखा जा रहा है। वो सीधे सीधे जो तानाशाही सरकार जहाँ पर केंद्र पर बैठी है, उसी तरीके से उत्तराखंड के स्तर पर भी उसी की जो अनुयायी सरकार बैठी है, उसी के सह पर जो उत्तराखंड पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज किया, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम कहते हैं कि इस तरीके के जो छात्र नौजवान अपने करियर बनाने के लिए उनको सही दिशा देने की जरूरत बनती थी, न कि उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हुए, उनका दमन करते हुए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। और ऐसे में वो जो मुकदमे दर्ज करेंगे उनको तुरंत निरस्त करा जाए और सीधे सीधे छात्र नौजवानों की मांग को माना जाए। सीधे सीधे ये उसी तरीके की बातचीत है जिस तरीके के किसानों से ये कहा जाता था कि किसानों के लिए जो कानून है बहुत अच्छे कानून है, किसानों के हित में कानून है, लेकिन उसी मोदी सरकार ने जिस केंद्र से उसको लागू किया था, उसी केंद्र से, उसी संसद से। देखिए, कल आपने एक भाजपा नेता का बयान सुना होगा, वो कहते हैं कि हमारे दफ्तर में ये अग्निवीर जो है होमगार्ड की नौकरी करेंगे। अब भाजपा नेता ये बयान दे रहे हैं, अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान हैं, अलग अलग बातें हैं। अभी एक मंत्री कहते हैं कि सिक्योरिटी बनेंगे, इलेक्ट्रिशियन बनेंगे केंद्र के मंत्री। तो तमाम सारे लोगों के अलग अलग बयान हैं। या सरकार को नहीं पता कि हमें ये योजना क्यों लाए हैं, या सरकार ने इस योजना में सही तरीके से बातचीत नहीं की है, समझाया नहीं है।
तो हमें मानते हैं कि सेना एक देश की मजबूत प्रणाली है जहाँ स्थायी नौकरी नौजवानों को मिला करती थी। उसमें देशभक्ति की भावना और चीज़ भी नौजवानों के अंदर रहती है। एक भविष्य की सिक्योरिटी उसमें है, जहाँ पेंशन मिलती है और भत्ते मिलते हैं, वो चीज़ आज ख़त्म की जा रही है। तो इसके तहत भी नौजवानों का विरोध है इसमें। देखिए, सरकार का फैसला पूर्णतः गलत है, क्योंकि वो नौजवान जो सालों साल से आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहे थे और सरकार भर्ती नहीं कर रही थी, और अब वो एक नई अग्निपथ योजना लेके आई और तमाम सारे छात्रों को, नौजवानों को ये नहीं पता है कि कैसे आंदोलन किए जाते हैं, कैसे धरना किए जाते हैं, कैसे प्रदर्शन किए जाते हैं। ये 18 साल, 20 साल, 22 साल के नौजवान लड़के हैं जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है समाज में, कैसे आंदोलन, धरना, प्रदर्शन किए जाएँ, सड़क जाम लगानी तो कितनी लगानी है, नहीं लगानी तो क्यों नहीं लगानी है, कोई ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। हालांकि आग देने को हम गलत मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये नौजवानों को आक्रोश है, गुस्सा है, और सरकार को आक्रोश से गुस्सा सुनना चाहिए कि नौजवानों को जब मन की पीड़ा सुनना चाहिए कि उनकी नौकरी ही जीवन की प्राथमिकता है। वो ना इससे पहले सड़कों पर नहीं आए, इससे पहले उन्होंने कोई हिंसा नहीं की, आगजनी नहीं की, लेकिन जब उनकी नौकरी पर संकट आया तभी जाके बाहर आए, तभी जाकर उन्होंने ये सारी चीज़ की है। तो सरकार का ये फैसला पूर्णतः। सर देखिए, अभी तक सेना में जो भर्ती हुआ करती थी उसमें 17 साल 18 साल जो है किसी भी युवा की भर्ती का समय होता था, फिर वो उसको बढ़ा भी सकता था और रिटायर होने के बाद दोबारा सेना में भी आवेदन कर सकता था। अब 17 साल को घटा करके 4 साल कर दिया गया है। अब इसको हम कैसे फ़ायदा माने? सरकार किस तरीके से इस बात को हमें समझाना चाह रही है। ऐसे ही दूसरी बात कि उनके पास रिटायरमेंट के बाद जो है पेंशन मिलती थी, अब उस पेंशन को ख़त्म कर दिया जा रहा है। ये कैसे हमारे फ़ायदे में है, ये बात हमें समझ में नहीं आती है। इसी तरीके से अगर कहें कि जो अन्य सुविधाएं या भत्ते जो हैं सैनिकों को मिलते थे वो कम कर दिए जा रहे हैं, तो तब हम इस बात को कैसे अपने फ़ायदे में माने? तब सरकार कैसे कुतर्क गढ़ती है? वो सबके लिए गढ़ती है, वो किसानों के लिए गढ़े, वो CA NRC के लिए, वो आज हमारे लिए भी गढ़े जा रहे हैं। ये आज जो भारत बंद का कॉल था तो उसमें ही हम लोग यहाँ पर एक जो है सांकेतिक धरना दे रहे हैं। तो आज का ही ये धरना है, आगे जो भी योजना बनेगी, आगे का जो भी कार्यक्रम तय होगा तो उसके हिसाब से हम इसको करेंगे। जहाँ परिवार की ज़रूरत होगी वहाँ परिवार शामिल होंगे, जहाँ सिर्फ अभ्यर्थियों को या नौजवानों को आना होगा वहाँ नौजवान शामिल होंगे। तो आज के कार्यक्रम हल्द्वानी के इंदिरानगर में पिछले 3 महीनों से पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों का आक्रोश फूट गया। जल संस्थान के कार्यालय पर पहुंचकर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और पेयजल किल्लत को लेकर जल संस्थान के JE पर गंभीर आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है और जल संस्थान लोगों की सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहीं जल संस्थान के अधिशासी अभियंता SK श्रीवास्तव ने कहा कि जल्द ही इंदिरानगर में पेयजल समस्या से लोगों को निजात मिल जाएगा। 1-2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। यहाँ के लोग बार बार जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से बार बार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अधिशासी अभियंता वो JE सुनने को राजी नहीं है। आज मजबूरी में बस्ती के लोग यहाँ आए और उन्होंने कहा भाई हमें पानी की व्यवस्था दो, पानी सप्लाई चालू करो। कोई अधिकारी जाने को राजी नहीं है क्षेत्र में, कोई अधिकारी मोहल्ले में जहाँ जहाँ पानी नहीं आ रहा वहाँ पर घूमने को राजी नहीं है। पानी क्यों नहीं आ रहा उसका कारण पता लगाने को राजी नहीं है। तो अब आज मजबूरी में हम लोग यहाँ पर आए। मंदिरों में पानी नहीं है, मस्जिदों में पानी नहीं है, स्कूलों में पानी नहीं है, बस्तियों में पानी नहीं है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बाल्टी लेके जो काम पे जाने वाले लोग हैं सुबह से लेके शाम तक, वो शाम को पानी ढूंढने के लिए कहीं 1 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर दूर दूर जाकर पानी ला दिया। अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।